नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग MTS सेट 2 गणित का हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और पहला प्रश्न है, 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ये पहला प्रश्न है, 12 और 54 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। सबसे पहले तृतीयानुपाती होता क्या है ये देखेंगे हम। तो तृतीयानुपाती होता है आपका b² a, और जैसा कि प्रश्न है इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 12 और 54। 12 और 54 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, तो 12 और 54 का तृतीयानुपाती हो जाएगा 54 गुणा 54 बटा 12। 6 दूनी 12 और 6 नवा 54, फिर 2 से काटें इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आंसर बनेगा आपका 343। 343 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह इसे 50 रुपए सस्ता में खरीदता और उसी कीमत पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले वस्तु का सीपी, पहले वस्तु का सीपी 100x रही और एसपी हो जाएगा 120। 20% अधिक यानी कि लाभ पर बेचा होता तो 120x। अगर हम यहाँ पर न्यू सीपी की बात करें तो न्यू सीपी हो जाएगी 50 रुपए सस्ता खरीदा होता 100x माइनस 50, और न्यू प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाता। तो पहले लाभ इसका हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 20x, तो ये कह रहा है कि 50 रुपए आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कुल लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य और गुणा में क्या होता है 100। तो यहाँ रख देंगे कितने परसेंट लाभ की बात कर रहा है ये 25%। कुल लाभ कितना है 20x प्लस 50 बटा सीपी कितना है 100x माइनस 50 इंटू 100, काटिए इसको 25 100 का 100। अगर हम देखें इसको 100x माइनस 50 बराबर 80x प्लस 200, तो इनका अंतर हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 250। तो 20 से हम इसको काटें 2 से काटें तो x इज इक्वल टू 12.5। तो सीपी हमारा क्या है 100x, तो 100 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 1.25 यानी 1250 रुपए हमारा आंसर बनेगा। तो एक एक बढ़िया से क्वेश्चन देख ले। यहाँ पे क्रय मूल्य को 100x हमने माना, 20% लाभ बोल रहा था, परसेंटेज प्रॉफिट 20%, तो 120x हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाए तो लाभ 20x। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि पहले से 50 रुपए कम में अगर खरीदा गया रहता, 50 रुपए कम में खरीदा गया रहता यानी 100x माइनस 50, तो उसे जो पहले लाभ हो रहा है उससे 50 रुपए अधिक लाभ होता यानी 20x प्लस 50। तो अगर बोल रही है तो परसेंटेज लाभ जो दिया है उसका कितना हो जाता है 25। तो इसको हल करेंगे हम 25 बराबर ये कुल लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य रखे हल करेंगे तो हमारा सीपी आएगा 1250। तो ये दूसरे प्रश्न का हल था। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या बोला, किसी घनाभ की 4 सतहों का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ हो या 4 दीवारी हो, उसकी घनाभ की 4 सतहों का क्षेत्रफल, 4 सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो प्रश्न में देखेंगे 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बराबर में हम 676 रखते हैं। तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया है देख लेंगे, लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 676। तो 10 दूनी 20, 16 दूनी 32 प्लस 20 बी बराबर 676, 20 बी बराबर 6, 5 356। तो बी का वैल्यू आएगा, अगर हम 20 से काटें इसको और 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 17.8 बी। तो अब क्या बोला प्रश्न में कि इस घनाभ का
इस घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन LBH होता है, यानी लंबाई 16, चौड़ाई 17.8 और ऊंचाई हो जाएगा 10। तो LBH हमारा यहाँ पे देखें तो 0 से 0 कैंसिल, LBH हमारा हो जाएगा 2848। तो 2848 घन सेंटीमीटर, इसको बढ़िया से नोट कर लें। एक एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप इसे कर लें। कमरे की 4 सतहों का क्षेत्रफल 2 इंटू LB L प्लस बी इंटू H बराबर 676। तो इस प्रकार से देख लें। आगे नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन क्या बोला? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी हमारा कितना 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा क्या आएगा? 6.40/60, 20 दूनी 40 और 20 3 6 3 18 और 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20/3 घंटा। सी जो कि एक निकासी पाइप है, ये भरने वाले हैं, सी निकासी पाइप है। पूरी टंकी को 1 घंटा 40 मिनट, तो 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5/3 घंटे में टंकी को खाली कर देता है ना। तो सबसे पहले हम टंकी की टोटल डेंसिटी जाने। तो टोटल डेंसिटी जानने के लिए हम 4, 20 और 5 का LCM लेंगे और इसका LCM हो जाएगा 20। तो टोटल डेंसिटी का मतलब है कि इस टंकी में कितना पानी आ सकता है? 20 लीटर आ सकता है। तो इसकी क्षमता इफिशियंसी क्या है? 4 पचे 20, 20 एकम 20 और 1 से 3, 1 को 3 से गुना करें 3 और 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12। तो ये 5 लीटर भरता है, बी 3 लीटर भरता है, सेम टाइम में सी 12 लीटर निकालता है, यानी 4 लीटर पानी अतिरिक्त निकाल रहा है। तो टंकी कितने बजे खोली गई थी? देखिए, टंकी 2 बजे ए को खोला गया और बी को खोला गया 3 बजे और सी को खोला गया, सी को 4 बजे खोला गया। तो हम इस कंप्लीट अगर 2 घंटे का भराव देखें तो 2 घंटे में ए की क्षमता कितनी है? 5, यानी कि 2 घंटे में 10 लीटर पानी का भराव हुआ। यहाँ बी से सी यानी 3 से 4 1 घंटा में, और बी की क्षमता है 3, यानी कि 3 लीटर भराव हुआ। बोले तो कुल 13 लीटर क्या हुआ भाई? भराव। अब जैसे ही 4 बजा तो 4 बजे सी को चालू किया गया। तो देखिए यहाँ पे दो बातें, ये दोनों मिलकर 8 लीटर भरते हैं और ये 12 लीटर निकाल देता है, यानी ओवरऑल 4 लीटर प्रति घंटा महीना टंकी खाली होगी। टंकी खाली होगी तो आप देख लें, टंकी को खाली होने में, अब टंकी में 13 लीटर पानी भरा हुआ है, अब 13 लीटर पानी को खाली करना है तो समय क्या लगेगा, है ना। तो टंकी खाली होगी तो हम करेंगे 13/4, 4 तिहाई 12, 3.1/4 यानी 15 से गुना करें 3 घंटा 15 मिनट में ये पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी लास्ट टाइम कितने बजे शुरू हुई थी? 4 बजे। तो 4 में हम अगर जोड़ दें 3 घंटा 15 मिनट तो टंकी 7:15 पर पूरी खाली हो जाएगी। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो होगा वो 7:15 होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या बोला? यदि 100 रुपए पर, देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर, दर आपका है 8%, दर गुणा समय, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर एक धन है y, मूलधन गुणा दर कितना है? 12% गुणा समय से कितना है भाई? 2 गुना है। तो ये कह रहा है देखिए 7/2 बनेगा, 7/2। तो अगर 2 से काटें तो 2 चौका 8 और 4 तिहाई 12, अब नहीं कटेगा, यानी 7x बराबर 9 दूनी 18y। तो x अनुपात y बराबर 18:7 आपका आंसर बनेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लें। साधारण ब्याज का प्रश्न है, मूलधन गुना दर गुना समय, ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बना लें अच्छे से। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, रघु एक कार्य को 16 दिनों में, देखिए रघु एक कार्य करता है तो समय कितना लगेगा? 16 दिन। लेकिन रघु एक हेल्पर लेगा तो काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाता है? 12 दिन। तो इनके समय की क्षमता 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 का विपरीत होता है इनकी इफिशियंसी। तो यहाँ पर 3:4। देखिए तो रघु की क्षमता 3 है, यहाँ भी रघु की क्षमता 3 ही रहेगी और 1 रहेगी हेल्पर की क्षमता। तो अगर हम बात करें तो 3 और 1 क्या हो गया? ये 4 यूनिट बराबर 8400 रुपया हो गया, यानी 1 यूनिट बराबर
1 यूनिट बराबर 2100 रुपया। तो हेल्पर को तो एक ही क्षमता एक ही है, तो हेल्पर को कितने रुपए मिलेंगे? तो हेल्पर को मिलेंगे 1 गुणा 2100 यानी 2100 रुपए मिलेंगे, आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को देखें कि जैसे ही समय का अनुपात होगा, देख लें, तो ये क्या होती है? क्षमता होती है। तो देख लीजिए, तो जैसे समय का अनुपात 4:3 है, तो क्षमता का अनुपात 3:4। तो रघु की अकेले क्षमता 3 है, यानी रघु एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन जैसे ही हेल्पर लगेगा तो 4 काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि रघु यहाँ भी 3 काम करेगा, क्षमता कभी नहीं बदलता, और एक जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो हेल्पर करेगा, यानी दोनों मिलकर 4 काम करेंगे एक दिन में, और इनकी क्षमता हो गई 4, तो 4 यूनिट के बराबर 8400, 1 यूनिट के बराबर 2100। तो हेल्पर की क्षमता एक ही है, तो 21 से कम 2100 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसे एक त्रिभुज के भीतर खींचा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसे एक त्रिभुज के भीतर खींचा गया है जिसका परिमाप 154 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि जो है वह 154 सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा 65 है और दो अन्य भुजाओं का योग, देखिए दो अन्य भुजाएं a प्लस बी, उनका योग है आपका 89, और उन भुजाओं का अंतर है आपका 23। तो सबसे पहले b से b कैंसिल करें, 2a बराबर 9 3 12, 112, 2 5 10, a बराबर 56। तो सबसे पहले देख लें, यानी एक भुजा 56 हो जाएगी, दूसरी भुजा अगर 89 से 56 को घटाएं 3 और ये 33, दूसरी भुजा हो जाएगी 33 बी, और तीसरी भुजा ऑलरेडी दी हुई है। तो यह इस प्रकार से एक त्रिक हो गया, और एक त्रिक हो गया तो यह त्रिभुज कौन सी है? यह त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो आप सीधा सीधा करिएगा, इनका बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस इसका हाइपोटेनियस यानी h और बटा 2। तो बेस क्या हो सकता है इसका? इसका बेस हो जाएगा त्रिज्या बराबर 56, परपेंडिकुलर जो भी हो इसका 33, और माइनस हाइट होगा 65 बटा 2। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसको जोड़े 6 3 9 और 5 3 8, 89 में से 65 गया 4 है ना, यानी कि 2 24, 24 बटा 2 यानी कि त्रिज्या क्या बनेगी? 12 बनेगी। तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 8वें प्रश्न को देखेंगे, और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 8वां प्रश्न है P और Q की उम्र। देखिए सबसे पहले P अनुपात Q और QR और S, P Q R और S, P और Q की उम्र 8:10 है, यानी 2 से काटेंगे हम 8:10, Q और R की 15:10 है, R और S की 20:23 है। तो सबसे पहले देखिए 8 और 10 को काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो 3 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हम यहाँ पर 3 लिख लें और यहाँ पर लिख लें 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4। तो 3 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 5 बढ़ा लीजिए, जब आपको निकालना हो तो 20 बढ़ा लीजिए, 4 3 12, 12 दूनी 24, 240, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 4 पचे 20, 210 यानी कि 230। देखिए सबका जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब प्रश्न में बोला कि पी क्यू से 24 वर्ष छोटा है। देखिए पी क्यू से, जाहिर सी बात है जो पी है क्यू से 6 यूनिट छोटा है, जो 24 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो बोला क्यू और आर की उम्र में क्या अंतर है? देखिए क्यू और आर की उम्र की अगर हम बात करें तो क्यू और आर की उम्र में 10 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, इसलिए आपका आंसर बनेगा 40 वर्ष। 10 यूनिट का अंतर है, इसलिए आपका आंसर बनेगा 40 वर्ष। नेक्स्ट, तो देख ले बढ़िया से, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे सेट का। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर जो डायरेक्शन है, प्रश्न संख्या 9 से 11, यानी 3 प्रश्नों की बात करें तो इस 3 प्रश्नों में आपको चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट से रिलेटेड है, और इसमें हम 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो इस चार्ट को बढ़िया से देखें और एक एक चार्ट का बढ़िया से अवलोकन करें। देखिए इसमें 3 चीजें हैं, एक है आपका कॉलेज, दूसरा है कर्मचारी, और कर्मचारी में है पुरुष और महिला।
तो सबसे पहले 9 नंबर सवाल को देख लें। ई के 40% पुरुषों को कॉलेज बी में स्थानांतरित किया जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कॉलेज बी के छात्र, या हम यूँ कहें कि कॉलेज बी के बोल सकते हैं हम पुरुष छात्र। कॉलेज बी के पुरुष छात्र की हम बात करें तो सबसे पहले टोटल संख्या यहाँ पे, अगर कुल संख्या की बात करें तो ये है 2100 में ही आपको अलग अलग करना है रेशियो में। महिला और पुरुष का रेशियो दिया हुआ है और टोटल, तो कॉलेज बी में जो परसेंटेज दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है देख लीजिए 14%, यानी कि 2100 का 14%। अच्छा, अब हम इसमें ये टोटल कर्मचारी हो गए, कुल कर्मचारी, इसमें महिला और पुरुष का अनुपात जो दिया है वो दिया है 3:4। तो दोनों को जोड़ें अगर हम इसमें देखें तो ये कितने के बराबर होगा, 2100 का 14% 7 यूनिट के बराबर होगा। अगर हम 14% लिखे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 294। और यहाँ पर अगर हम देखें मेल और फीमेल का रेशियो इसमें कितना है 3:4, 4 और 3 7 यूनिट बराबर 294। तो 1 यूनिट बराबर 7 चौक 28 42, 1 यूनिट बराबर 42। तो इसमें क्या पूछा कि इसमें पुरुष कर्मचारी कितने हैं, तो पुरुष कर्मचारी तो इसमें 3 यूनिट है और 3 गुना 42 होगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 126 पुरुष कर्मचारी है। और फिर क्या बोला देखिए कॉलेज ई के पुरुष कर्मचारी, या यूं बोले कर्मचारी ना बोल के हम इसको क्या दिया हुआ है भाई छात्र, पुरुष छात्र की बात करें तो ई के पुरुष छात्र का परसेंटेज कितना है देख लें। तो ई के पुरुष छात्र का परसेंटेज है 22%। तो इसका अगर हम 22% निकालें तो 22 से कम 22 का 2 हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46। लेकिन अगर कॉलेज ई में मेल और फीमेल की बात करें तो 5:1 है, तो 5 और 1 6 यूनिट बराबर 462, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 77। तो इसमें अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष 5 यूनिट है, तो 5 को 77 से गुना करें तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385 पुरुष ई में होंगे और 126 पुरुष कॉलेज बी में होंगे। तो इस प्रकार ये बोला कि बताइए तो पुरुषों के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई, तो पुरुषों के प्रतिशत में वृद्धि अगर हम निकालें तो 385 कितने परसेंट, तो ई के 40%। तो यहां पर देख लेते हैं तो ई के 40% यानी 385 का 40% क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 154 कर्मचारी का स्थानांतरण करना है। तो परसेंटेज वृद्धि निकलेगी, जितनी भी स्थानांतरित करना हो अंश बटा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हर, तो जितने भी यहाँ पे हैं इसमें वो 126 गुणा 100। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा लगभग क्या आएगा 122.2% आपका आंसर आएगा। तो इस प्रश्न को बढ़िया से कर लें, क्योंकि जो ई है ई से पुरुषों का स्थानांतरण किया जा रहा है किसमें, बी में। तो बी में कितने छात्र बढ़ जाएंगे, 154 छात्र बढ़ेंगे, तो जो बढ़ेंगे वो अंश टोटल जितना है पहले से वो हो जाएंगे हर। तो बी में कॉलेज बी में छात्र हैं 126, कॉलेज ई में छात्र हैं आपके 385, 385 का 40% उठ के चले जाएंगे किसमें, बी में। तो 385 का 40% यानी 154 चले जाएंगे बी में। तो 154 जो है 126 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 122.2% हो जाएगा। बढ़िया से नोट कर लें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 से 11 तक इसमें आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सभी 6 कॉलेज में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले सभी 6 कॉलेज यानी ए की अगर हम बात करें तो ए में कितना है, तो 2100। देखिए 2100 का ए का कितना है भाई 16%। तो आप 16 निकालें, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो ए में कितना है 336। अब आप देखिए ए में मेल फीमेल रेशियो कितना है, तो देखिए 7:5। तो 12 से यहाँ पे देखिए 7 5 12 से भाग करें, 12 दूनी 24 और 12 8 96। तो अगर आप इसमें पुरुष निकालना चाहते हैं मेल, तो 28 गुना 7 करिए, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी 196 होंगे ए में।
अगर हम बी की बात करें तो 2100 गुना ये है आपका 14% और इसमें मेल फीमेल रेशियो है 3:4। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29। तो इसमें हम भाग दें किससे, 4 और 3 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो इसमें मेल हो जाएंगे आपके 42 गुना मेल का यूनिट है 3, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 126। इसी प्रकार हम सी की बात करें तो सी का 18% आप निकाल लीजिए। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37। तो इसमें सी में मेल फीमेल रेशियो है आपका 5:1 यानी 6 से। तो 6 छिका 36 और 6 तिया 18। इसमें मेल होंगे 63 गुना 5 यानी 5 तिया 15, 5 छक 30 और 1 31। इसी प्रकार अगर हम डी की बात करें तो 2100 गुना और डी में कितना है 20%। तो 420 में हमें मेल फीमेल रेशियो कितना है इसमें 5:2 यानी 7 से भाग करेंगे, 7 छक 42। तो मेल होंगे इसमें 60 गुना 5 यानी कि 300। इसी प्रकार ई की अगर हम बात करें तो जस्ट अभी आप निकाले थे कि ई में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो हमने ई में तो पुरुषों का संख्या निकाला ही था, जस्ट वो कितना आया था भाई 385। ई में जो मेल आए थे वो 385 और इसी के बाद आपका एफ का अगर हम देखें तो 2100 गुना एफ का 10% अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 210 और इसमें मेल फीमेल रेशियो आपका है 4:3। तो 4 3 7, 7 तिया 21। तो मेल हो जाएगा आपका इसमें 30 गुना 4 यानी 120। तो भाई इन सबको जोड़ दें, जो जोड़ कर आंसर आएगा वही आपका बनेगा। तो 1442 आपका आंसर बनेगा। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें, एक एक प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। ज्ञात करें कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना % अधिक है। तो महिलाओं की संख्या अगर हम बात करें तो आप निकाल लीजिएगा और टोटल महिलाओं की संख्या हो जाएगी इसमें देखिए अभी हमने जस्ट पिछले सवाल में निकाला कि जो पुरुष छात्र होंगे वो 1442 होंगे और कुल जो है कुल है 2100। तो अगर हम इसको घटा दें तो महिला निकल जाएंगे यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8 यानी कि, और 9 में से 4 गया 5, 10 में से 658 जो है वो महिलाओं की संख्या है। तो परसेंटेज निकालना है तो 658 बटा पुरुषों के मुकाबले 1442 गुना 100। तो जब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा लगभग, ऑप्शन देख लें एक बार, ये आपका 45.63% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये 11 नंबर प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो 9 से 11 प्रश्न हमने देख लिया जो ये चार्ट तालिका से था। आइए 12 नंबर प्रश्न करेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो आप एक बात जान लें कि सबसे पहली बात क्या होती है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, या चाल बराबर क्या होती है, या हम यूं कर लें दूरी बराबर क्या होती है। तो दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। इस बात को याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, अगर कोई गाड़ी एक दूसरे के विपरीत हो S1 और S2 तो चालों का क्या होता है, योग होता है। अगर कोई गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो S1 और S2 तो S1 और S2 यानी चालों का क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पर ये पहला रिलेशन है कि भाई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं तो चालों का योग होगा। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें मालूम है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई देख लीजिए वो है 200 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है तो हम L मान लेंगे उसको। तो ये हो गई कंप्लीट चाल, सॉरी दूरी।
तो दूरी देखिए, रेलगाड़ी के प्रश्न में जो दूरी होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो एक की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि दूरी मीटर में है इसलिए चाल मीटर प्रति सेकंड में। देखिए, चाल को मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 5 बटा किलोमीटर में 5/18 से गुणा करना होता है, फिर चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है 5/18, यानी 200 प्लस एल बराबर 4 और 2 6, 126 गुणा 5/18। तो ये 7 मरतबे कटेगा। चलिए, 4 2 6 54 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में पार करती है। तो चाल गुना यहाँ पर समय कर लेंगे, गुना 10। तो ये हो जाएगा आपका 200, 7 पचे 35 और 10 350। तो एल बराबर 150 मीटर। तो ये जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वह हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप एक बार दो बार इसे देख लें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। 13 नंबर, संकेंद्री वृत्तों के बीच के हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो भुजा 56 सेंटीमीटर वाले वर्ग को घेरे हुए हैं। देखिए 56 सेंटीमीटर वाले वर्ग, तो इसमें दो वृत्तें खींची जाएंगी, एक बाहर की तरफ और एक भीतर की तरफ। तो भीतर की तरफ जो खींची गई वृत्त है इसकी त्रिज्या, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखें कि भाई अंतः त्रिज्या, जिसे स्मॉल आर बोलते हैं, ये हो जाती है भुजा की आधी। और बाह्य त्रिज्या की अगर हम बात करें जिसे कैपिटल आर, तो ये विकर्ण की आधी होती है, यानी कि √2a/2। तो वर्ग की भुजा तो हमारी 56 दी हुई है, तो हम यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 28। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 28 ए बोला है, यानी 56√2/2 28 से, यानी कि 28√2, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें इसका क्षेत्रफल बताइए। ये जो बीच वाला जो भाग है, दोनों वृत्त से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इसके बारे में बताइए, इसका क्षेत्रफल आप बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² माइनस अंतः वृत्त का क्षेत्रफल है ना, हम बोल सकते हैं वलय का क्षेत्रफल। तो भाई यहाँ पे पाई कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल R² की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 28√2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r², यानी कि 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा करेंगे, 22 का पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुना, अब a² प्लस माइनस b², तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो एक बार अगर हम चाहे हम एक काम करते हैं 28 का 784 गुना 2, हम इसका एक बार स्क्वायर भी कर देते हैं। ठीक है, और लगभग इसका आएगा कितना 784, 2 चौके 8, 1568। देखिए तो एक बार अगर हम इसको करें 1568 में से 784 को घटा के लिखना है, तो भाई 22/7 गुना 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 14 में 784, 7 एकम 7, 2 112। भाई 112 गुना जब 22 करेंगे हम तो आएगा 2464। ये पूरा का पूरा वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बार बढ़िया से इसको कर लें, एक एक प्रश्न जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। ये बोला दो वस्तुओं की कीमतें, देखिए कीमतें 5:7 के अनुपात में, मतलब पहली को 500 मान लेंगे और दूसरी को हम कितनी मान लेंगे 700। और बोला कि पहली वस्तु की कीमत को x% तथा दूसरी कीमत को 50% से बढ़ाया जाता है। देखिए तो 100 प्लस x/100 और दूसरी कीमत को 50% बढ़ाया जाता है। उसके बाद ए और बी की नई कीमतों का अनुपात हो जाता है, देखिए 25:42। तो अगर हम देखें तो 100 से 100 ये कट जाएगा, 25 से काटे तो 25 दूनी 50 और 0 से 0, 2 35वां 70, 7 5 35 और 7 6 42। क्या ये 6 से कटेगा? तो यस, 6 तिहाई 12 और 6 पंजे 20। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, 100 प्लस x बराबर 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 और 2 17। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 75 काटने में 6 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 25 पचे 125। तो आपका बनेगा यहाँ पर कितना, x का वैल्यू 25% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आइए 15वां नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राम ने एक वस्तु 1500 में खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। देखिए सबसे पहले रामू ने खरीदा कोई वस्तु 1500 रुपए में खरीदा और यहाँ पर लॉस में बेचा उसने, कितना परसेंट भाई, 30% लॉस में बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70/100, 15 सत्ते 105, 1050 रुपए में। फिर उसने 1050 की, देख लीजिए कोई वस्तु खरीद ली और इस वस्तु को उसने, इस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 50% के लाभ पर बेच दिया। तो भाई इसने फिर से बेचा 1050 का 150/100, तो 15 पचे 75, आप 15 एकम 15, 1575 में बेचा। यानी उसने 1500 में खरीदा था, 1575 में बेचा। तो फाइनली उसे जो कुल लाभ होगा वो कुल लाभ हुआ 75 रुपया। तो अगर आप देखें 75 रुपया का अगर परसेंटेज निकालें तो जैसा कि प्रश्न ने बोला कि भाई उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ होगा कुल लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये हो जाएगा 15 पचे 75, यानी कि 5% लाभ। तो 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लें, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5% लाभ। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला, एक वस्तु को 1100 में बेचने पर लाभ इसे 700 में बेचने पर होने वाली हानि से तिगुना। देखिए सबसे पहले आप एक बात जान लें, लाभ और हानि, लाभ बेचने पर होने वाले लाभ से होने वाले हानि का तिगुना है। तो लाभ कैसे होता है, तो देखिए लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है, और हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है। भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 1100 रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य को x मान लेंगे, क्रय मूल्य को x मान लेंगे, और यहाँ पे क्रय मूल्य x और -700 रुपए में बेचने पर हानि जो है वो तिगुना है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1100 माइनस x, 3x माइनस 2100, तो 3 और 1 4x हो जाएगा, और ये 2100 क्या हो जाएगा आपका 3200, 4 8 32, यानी कि इस वस्तु का जो CP होगा वो 800 रुपए हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि भाई हमें इसको बेचना है, तो कितना परसेंट लाभ पर बेचना है, 12.5% लाभ पर बेचेंगे। तो 112 कर देंगे, दशमलव हटेगा 1 0 और,
2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो एसपी आएगा 900 रुपए, आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन आप कर लें, ये आपका मूल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर देख लो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो 125 भागा बोला ना, तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। 5 और 5 का मतलब होता है 5 गुना 5। ठीक है, और यहाँ पे गुना 2 प्लस 12 की बात करें तो 12/2 ऑफ 2 यानी 2 इंटू 2 कर लेंगे, और गुणा 5 माइनस यहाँ पे 6 भागा 6 गुना 2 कर लेंगे। तो 25 पचे 125, 4 तिहाई 12, 5 दूना 10 प्लस 15 माइनस ये कटेगा 2 एकम, तो 15 10 25 में से 2 जाएगा भाई, आंसर क्या बनेगा 23 बनेगा। तो 17 का आंसर बनेगा 23। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 18 नंबर देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। एक छात्र ने 3 अंकों की 10 संख्याओं के औसत की गणना की, लेकिन गलती से उसने एक संख्या के अंकों को उलट दिया और इस तरह उसका औसत 39.6 से बढ़ गया। संख्या के इकाई अंक और शतांश अंक के बीच का अंतर ज्ञात कर। देखिए सबसे पहले 3 अंकीय संख्या, नंबर सिस्टम का ये प्रश्न है। 3 अंकीय संख्या क्या होती है, तो होती है 100x प्लस 10y प्लस z। ये संख्या हमारी सीधी होती है। जब इसको उलट दें तो 100z प्लस ये हो जाएगी 10y प्लस x, ये हमारी संख्या। यानी कि हम इसको कहें इक्वेशन 1 और 2 कहें तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करें तो माइनस घटाएं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10 से 100x में से x गया, क्या बचेगा 99x, और 100z में से z गया 99z। तो xyz की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न में देखेंगे 10 संख्याओं के औसत गुणक 39.6 से बढ़ जाते हैं। 39.6 गुना 10 कर दें तो 99 कॉमन हो जाएगा, x माइनस जेड बराबर 396। तो 99 से कितने मरतबे कट जाएगा, देख लें, इसको गुना कर लें, 4 मरतबे कटेगा आई थिंक, 4 मरतबे x माइनस जेड बराबर 4। तो यही अंतर हो जाएगा। प्रश्न बोला तो शतांश अंक और शतांश के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो अंतर 4 बनेगा। तो इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, शीशे की गेंदों का। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए गोले की अगर संख्या निकालनी हो तो बड़े गोले के जो आयतन है उसमें छोटे गोले के आयतन से भाग दे दें, मतलब 21 गुना 21 गुना 21 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये सभी 21 जो हैं वो 7 से कटेंगे, यानी कि 343 गोले हो जाएंगे, आपका आंसर बनेगा। तो गोलों की संख्या आपकी आएगी 343। लास्ट क्वेश्चन करें, 20वां प्रश्न करेंगे। 20वां प्रश्न है n प्रेक्षणों का औसत। देखिए अगर हम प्रेक्षण की बात करें तो वो n है और इसका औसत क्या है भाई 10। तो अगर हम इसका कुल योग ज्ञात करें तो हो जाएगा 10n। अब कह रहे हैं कि इसमें 50 और 60 दो को जोड़ दिया जाए, तो पहले से तो 10n था और 50 और 60 को जोड़ने पर हो जाएगा 110। अब कुल संख्या है 10 और 2 कितनी हो गई 12। तो संख्या पहले प्रेक्षण तो n थे,
अब n से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और क्या बोला ये, तब बोला कि इसका औसत कितना हो गया, 41। तो 41 से गुना करेंगे हम, 10n प्लस 110 बराबर 41n प्लस 82। तो इनका अंतर हो जाएगा 31n बराबर 10 में से 2 गया 8, इसको देख लें, 10 में से 2 गया 8, एक मिनट, 40 है, सॉरी यहाँ पे औसत जो है वो 40 है, तो 40n हो जाएगा। तो देख लें 40n, तो 40 में से 41 में से 40 घटेगा, n बराबर 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा आपका फिर से 10, 10 में से 8 गया 2, यानी आपका आंसर बनेगा 28। तो इस प्रकार से कुल 20 प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन आपने देखा। तो इसे बार बार अभ्यास करें, और एमटीएस नहीं, एसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए गणित के ये 20 प्रश्न अनिवार्य हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।